नमस्कार साथियों, ट्रेड टू वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जिसमें कि चार्ट कैसे सेटअप करना है इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है कि चार्ट को सेटअप कैसे करें, ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा आप ट्रेंड को समझ सकते हैं और चार्ट में ऐसी कौन सी सेटिंग्स होती हैं जिसके द्वारा आप ट्रेंड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है। अभी इसमें कोई पोजीशन मैंने नहीं रखी है, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है। जब आप ये अकाउंट खोलेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी लिखा होगा, ये डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, पोजीशन, बिड्स और फंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यूज़र इंटरफेस की, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ 7 वॉच लिस्ट दी होती हैं। इन 7 वॉच लिस्ट के अंदर आप 100 एक वॉच लिस्ट के अंदर 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप 700 स्टॉक्स मैक्सिमम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जो कि मोर देन एनफ है। अगर आपने 700 स्टॉक अपने में रख लिए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के लिए वो मोर देन एनफ रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इंडिया विक्स, निफ्टी 50 का फ्यूचर, निफ्टी बैंक, ये सब इस पे लगा रखा है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि चार्ट कैसे खोलते हैं। जैसे ही आप किसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये 3 डॉट नज़र आएंगी, आप उस पर क्लिक कीजिए और चार्ट के सामने ये पॉप आउट का मार्क होगा, आप इस मार्क को दबाइएगा तो एक अलग विंडो के अंदर चार्ट खुल जाएगा। तो अभी मैं इन सब को हटा देता हूँ और शुरू से जीरो से आपको चार्ट समझाता हूँ। ये देखिए, जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर ये अलग अलग रेड और ग्रीन कलर के अलग अलग ये मार्क्स बने होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ये इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब कैंडल स्टिक के अंदर आप देखेंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। कैंडल स्टिक में क्या होता है, ये एक हाई है जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो रहा है, ये ओपन है, ये क्लोज है और जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती है ये लो होता है। ये एक रेड कैंडल के केस में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जबकि ग्रीन कैंडल के केस में हम कैसे डिनोट करेंगे, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है और जो ये विक ऊपर गई हुई है ये हाई है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल में ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है और प्राइस ऊपर से नीचे जाता है, जबकि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है और प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। इसीलिए वो ग्रीन होती है, वो ग्रीन, उसको ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं और इसको रेड कलर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गई कैंडल की बात। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ
टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं, ये जो टाइम फ्रेम है इनका क्या काम है ये देखते हैं हम। अगर आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप कितने मिनट का भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट से लेके और 1 महीने तक की कोई भी कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये 1 मिनट का कैंडल यूज़ किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक कैंडल है ये प्राइस में पिछले 1 मिनट में हुए प्राइस एक्शन को शो करती है। अब देखिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में प्राइस कहाँ ओपन हुआ? प्राइस ओपन हुआ 23,088 पे, हाई गया 23,095 पे, उसने लो बनाया 23,087 का और कैंडल क्लोज हो गई है 23,090 पे। तो ये 1 मिनट के प्राइस एक्शन को शो करेगा और 1 घंटे के अंदर ऐसी 60 कैंडल बनती हैं। इस तरह की 1 मिनट की कैंडल में हमें प्राइस एक्शन के बारे में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से प्राइस शुरू होता है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो 1 मिनट में आप ट्रेंड को नहीं देख सकते। जब आप मार्केट में ट्रेड करते करते चार्ट को देखते देखते आपको बहुत समय हो चुका होता है, तब फिर भी आप 1 मिनट की कैंडल को संभाल पाओगे। उसके बाद अगला जो टाइम फ्रेम है वो है 3 मिनट का। 3 मिनट में ठीक वैसे ही जैसे 1 मिनट में होता है, एक कैंडल जो वो है 3 मिनट की टाइम प्राइस एक्शन को शो करती है। एक कैंडल में 3 मिनट में प्राइस के अंदर जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, कहाँ ओपन हुई, कहाँ क्लोज हुई, वो सब 3 मिनट का होता है। ऐसे ही 5 मिनट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला टाइम फ्रेम जो इंट्राडे के लिए होता है वो 5 मिनट का होता है। तो 5 मिनट के अंदर क्या प्राइस एक्शन हुआ है। उसके बाद ये 10 मिनट का है। 10 मिनट में एक कैंडल 10 मिनट की होगी, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, वो सब 10 मिनट के अंदर आपको 10-10 मिनट की कैंडल्स होंगी। 1 घंटे में 6 कैंडल बन जाएंगी। फिर ये 15 मिनट का है, प्राइस एक कैंडल 15 मिनट की है। देखिए, यहाँ से मार्केट शुरू हुई और यहाँ मार्केट बंद हुई। ये 15 मिनट का है। आज प्राइस में कौन सी कैंडल बनाई, हैमर बनाई है, रेड बनाई है, डोजी बनाई है, ये सब 15 मिनट की। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर टॉप के ऊपर अगर बन गया है तो वहाँ से प्राइस ने नीचे गिरना शुरू किया। तो ये इस टाइप के पैटर्न भी बहुत इंट्राडे में नज़र आते हैं। फिर आधा घंटा, आधे घंटे में क्या होगा कि एक कैंडल जो है वो आधे घंटे के प्राइस एक्शन को शो करेगी। आधे घंटे में प्राइस ने कैसी कैसी मूवमेंट करी। उसके अलावा 75 मिनट का भी कैंडल यूज़ की जाती है। 75 मिनट में 1 घंटे, आज पूरी मार्केट जो है वो 5 इक्वल घंटे में डिवाइड हो जाती है। तो पहले घंटे की जो कैंडल थी वो बिल्कुल डोजी बनी थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर अगले 3 घंटे की कैंडल में प्राइस नीचे आया। तो हम बिना किसी इंडिकेटर के ये डिसाइड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे जाएगा। फिर ये 1 घंटे की कैंडल है, इसमें 5 कैंडल पूरी नज़र आती हैं और छठी कैंडल जो है वो 15 मिनट की होती है। फिर ये एक डेली की कैंडल है। आप देख ही सकते हैं कि मार्केट जो है ओवरऑल जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया है 26,000 से लेके अभी मार्केट अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, 23,092 और 26,000। तो ऑलमोस्ट 3200 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर से गिर चुकी है और अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम लो के पास खड़ी है। फिर एक वीकली कैंडल भी बनती है जिसमें 5 दिन के प्राइस एक्शन को हम एक ही
कैंडल में डिनोट करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो सीरीज़ जो वीकली प्रेडिक्शन वाली वीडियो सीरीज़ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस वीडियो में हमने आपसे ये बोला था कि मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में रहेगी और पूरा हफ्ता मार्केट उसी लेवल के बीच में रही है। ना उसने लेवल को नीचे तोड़ के सस्टेन किया, ना उस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। तो इस बार की वीडियो हम संडे को बनाएंगे और उसमें हम आपको अगले वीक के होने वाले लेवल्स के बारे में बताएंगे। तो ये तो है कैंडलस्टिक्स का कि अगर आपके पास ब्लैंक चार्ट है तो आप कैसे कैसे उस ब्लैंक चार्ट को जो है चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर टाइम फ्रेम्स होते हैं, कौन कौन सा बाइंग कैंडल होती है, कौन कौन सी सेलिंग कैंडल होती है। जैसे बहुत वीकली कैंडल पे तो बहुत बड़े बड़े गिरावट हुई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पहला जो इंडिकेटर हम इसमें यूज करेंगे वो कौन सा होगा। तो चलिए पहला इंडिकेटर हम लगाते हैं। पहला इंडिकेटर सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम है इसको हम 15 मिनट का कर लेते हैं। 15 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका चार्ट खुल जाएगा। आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करने के बाद चार्ट सेटअप रीसेट का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो पहला जो मैं आपको इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूं वो है ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस क्या होता है, मैं आपको एक बार इसकी सेटिंग में लेके जाता हूं। इसमें दो, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ईएमए होती है। शॉर्ट ईएमए हम रखते हैं 10 और लॉन्ग ईएमए हम रखते हैं 20। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। हम इसके कलर को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। शॉर्ट को हम ब्लू से डिनोट करते हैं और लॉन्ग को हम रेड से डिनोट करते हैं। साथ के साथ ये कर्सर जो है इसको हम ब्लैक क्रॉस ओवर को हम ब्लैक से शो करते हैं। अब देखिए ये ईएमए लगने के बाद आपको ये एक अंदाजा हो जाता है कि प्राइस के अंदर, चार्ट के अंदर या निफ्टी के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये देखिए अगर 10 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है, और अगर इनके ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो ये अप ट्रेंड है। जैसे आज सुबह प्राइस खुला, नीचे से खुला और वो ऊपर गया और ऊपर से उसके अंदर एक रिजेक्शन आई। उसके बाद प्राइस नीचे गया, कल के लो के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ने एक अच्छी खासी अपवर्ड की मूवमेंट शो किया। उसके बाद जब एक इतनी बड़ी कैंडल के साथ प्राइस 20 EMA के नीचे क्रॉस कर जाए तो उसके बाद आप मान लो कि प्राइस अब नीचे ही गिरेगा, अब प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि EMAs लगाने के बाद चार्ट के अंदर एक विजुअल इंफॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाती है कि प्राइस के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो। ये देखिए प्राइस ने अच्छी खासी गोता लगाया, अगले दिन गैप अप खोला, 10 EMA के पास गया और उसके बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ आ गया। इसी चीज से पता लगता है कि प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट है कि डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अब जब आप इस तरह के चार्ट को जब टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं तो आपको एक थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि प्राइस के अंदर कौन सी मूवमेंट चल रही है। जैसे यहाँ आपको पता लग रहा है कि 6 तारीख को प्राइस डाउन हुआ था और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 14-15 तारीख तक, इतने लंबे पीरियड तक प्राइस में क्या हुआ,
सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड रहा। तो ये क्लियर ट्रेंड है और देखिए हमारी ईएमएज ने भी हमें क्लियरली बता दिया है कि हमारा प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है। एक छोटी कैंडल भी 20 ईएमए के ऊपर क्रॉस नहीं दिया। उसके बाद फिर अगला अगर आप देखेंगे तो 14 तारीख से लेके और आज 24 तारीख हो गई, प्राइस एक बॉक्स के अंदर फंस के रह गया है। ना प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और ना ही प्राइस नीचे जा रहा है। तो हमारी ईएमएज भी देखिए एक दूसरे के अंदर बार बार अप एंड डाउन हो रही है। तो इस तरीके से आप अगर साइडवेज भी अगर कोई प्राइस होता है तो उसको भी ईएमएज बता देती हैं। फिर अगर हम फिर टाइम फ्रेम को बढ़ाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या बताती है। डेली टाइम फ्रेम पे बताती है कि ये देखिए यहाँ से जनवरी हमारी शुरू हुई थी यहाँ से, तो प्राइस ने एक बार कोशिश की ऊपर जाने की लेकिन अपने हाई को नहीं तोड़ पाई और फिर सेलर्स ने आके प्राइस को नीचे गिरा दिया। तो आप देखेंगे कि ये हाई जो बना था अगले दिन वो हाई नहीं बन पाया। प्राइस बेशक 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ था लेकिन उससे अगले दिन ही प्राइस नीचे आ गया और प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड की मूवमेंट बनी रही है। आप इसको देख सकते हैं कि ये तारीख है, आप इसको देख सकते हैं, ये तारीख 3 तारीख से लेके आज 24 तारीख हो गई है। प्राइस के अंदर एक टाइप की मूवमेंट है जो कि डाउन ट्रेंड है। इससे पहले भी अगर आप देखें, इससे पहले भी देखें तो जब हमारा प्राइस बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे था, ये सितंबर का आखिरी महीना था, सितंबर का आखिरी हफ्ता था, उस टाइम पे भी प्राइस ने 3 दिन के अंदर अंदर प्राइस ने 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो उस अक्टूबर महीने से लेके और ये नवंबर महीने के मिड तक, मतलब 45 दिन तक प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड रह गया और प्राइस में कोई भी अपसाइड की मूवमेंट नहीं आई। तो अब आप ये देखिए कि ईएमएज जो है कितनी खूबसूरती से आपको ये बता देते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। यहाँ मार्केट के अंदर 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है तो बहुत सारे बंदे इसमें ट्रैप हो गए हैं, लेकिन जो ईएमएज फॉलो करता है उसको ये पता है कि जब तक कि इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर देती कोई कैंडल और उसके बाद ईएमएज वो हाई नहीं तोड़ती है उससे अगली कैंडल, तब तक हम नहीं मानेंगे कि प्राइस के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। जैसे ये देखिए ये कैंडल नीचे आई लेकिन इसके लो का सस्टेन नहीं किया और फिर वापस ऊपर चली गई और फिर उसका हाई पे हाई प्राइस तोड़ती चली गई, तो और एक ये नया हाई बनाया। अब ये हाई जो है मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये जो हाई है ये भी मार्केट में एक लॉन्ग टाइम तक रेजिस्टेंस का शो करेगा। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये दो मैं वो डिनोट भी कर देता हूँ, एक ये हाई है और दूसरा हाई जो है एक ये हाई है। इन दो हाई को मार्केट ने 24,876 और 24,234 इन दो हाईज को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। लो में तो मार्केट अपने लो के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ी है, तो ये तो मार्केट कभी भी तोड़ सकती है। अब हम जैसे ये हमने डेली टाइम फ्रेम लगा के हमने 1-2 महीने का ट्रेंड निकाल दिया, वैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो हम पूरे साल का या 6 महीने का हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं, ट्रेंड पता कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ प्राइस ने ये वीकली कैंडल है तो इस वीक में प्राइस ने एक लो बनाया लेकिन उसका लो टूटा नहीं। उसके बाद प्राइस जैसे ही ऊपर आया अगले वीक वो प्राइस ने उस हाई को तोड़ा और
ये तारीख थी पिछले नवंबर से लेके और अगले नवंबर तक पूरे एक साल मार्केट में कितनी ज़बरदस्त तेजी रही है, ये सबको पता है कितनी ज़बरदस्त तेजी मार्केट में आई है। ये देखिए, यहाँ जब मार्केट गया था 19,500 था, और जब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो ऑलमोस्ट 26,500 मतलब 6,000 पॉइंट की मार्केट में वन वे रैली आई है। और एक दिन भी मार्केट ने एक वीक भी मार्केट ने 20 ईएमए को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करना मतलब सस्टेन नहीं किया, और प्राइस में लगातार अपवर्ड जर्नी बनती रही। फिर एक बड़ी रेड कैंडल ने मार्केट में 20 ईएमए को तोड़ा, और उसके बाद से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट जिस कैंडल ने 20 ईएमए को तोड़ा, मार्केट ने उसका हाई भी अभी तक नहीं क्रॉस किया है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि एक इंडिकेटर लगाने के बाद आप उस अलग अलग टाइम फ्रेम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले प्राइस एक्शन, होने वाले ट्रेंड और होने वाले फ्यूचर में होने वाले प्राइस एक्शन के बारे में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि प्राइस कैसे कैसे मूव करेगा। चलिए वापस 15 मिनट का कैंडल लगा देते हैं, और उसमें भी आप देखिए कि यहाँ जब प्राइस ने 10 और 20 का क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद से प्राइस वहां से 100-200 पॉइंट नीचे आया है। अगला इंडिकेटर है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड जो होता है वो, हम इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमें इसका मिडल लेयर नहीं चाहिए, अपर लेयर को हम ब्लैक कर देते हैं और लोअर लेवल को भी ब्लैक कर देते हैं, और जो इसमें ब्लैकिशनेस है उसको हम 15% कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बोलिंगर बैंड बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है आपको ये बताने के लिए कि प्राइस के अंदर अब मूवमेंट आएगा या प्राइस के अंदर ये साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो बैंड होते हैं। एक होता है ये अपर बैंड जो कि प्राइस के साथ साथ चल रहा है, और एक होता है ये लोअर बैंड जो कि प्राइस को नीचे से सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें हम देखें तो प्राइस जो है एक फुटबॉल की तरह कभी नीचे टच करेगा, फिर ऊपर टच करेगा, फिर नीचे टच करेगा, फिर सेंटर लाइन को टच करके फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा। इस तरीके से प्राइस कभी अपर बोलिंजर बैंड को टच करता है, कभी लोअर बोलिंजर बैंड को टच करता है। तो अब क्या होता है कि जो ये बोलिंजर बैंड है ये बलून की तरह कई बार फूल जाता है। जैसे कि इस पॉइंट पे देखिए, ये ऊपर गया, ये नीचे गया। ये कभी भी एक कंडीशन में नहीं रहता, एक सीधी पाइप की तरह, बैंड की तरह नहीं रहता, बल्कि ये ऊपर और नीचे का इस टाइप से अलग अलग शेप्स में ये बनता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ द मार्केट। अब देखिए मैं इसको कैसे यूज करता हूं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब भी बोलिंजर बैंड फूलने के बाद ऐसे पतला हो जाए, जैसे ये कंडीशन में, और उसके बाद जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट मारे या बोलिंजर बैंड फूले, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है अब उसमें बड़ी तेज मूवमेंट आने वाली है, जिस तरफ भी प्राइस ने बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया है। देखिए यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ ब्लास्ट किया, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट की मूवमेंट एकदम से प्राइस में आ गई। अब इस कंडीशन में देखिए प्राइस फिर यहाँ से पतला हो गया और बोलिंजर बैंड में अपसाइड की मूवमेंट आ गई। फिर यहाँ दोबारा फिर बोलिंजर बैंड पतला हुआ और प्राइस ऊपर से जोरदार गिरावट आई।
और इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड प्राइस को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और बोलिंजर बैंड को देखने से हमें ट्रेंड एनालिसिस करने में बहुत मदद मिल जाती है। चलिए इसको 1 घंटे का हम कर लेते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है। प्राइस नीचे आया, लो प्राइस ने तोड़ा नहीं, ये 1 घंटे की कैंडल है। लो प्राइस ने तोड़ा नहीं, प्राइस ऊपर गया। अगले हफ्ते में क्या हुआ, प्राइस ने बोलिंजर बैंड के अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया। उसके बाद उसका हाई टूटता गया और प्राइस में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई। जब प्राइस इसके बाद बड़ा हो जाता है तो प्राइस थोड़ी देर के लिए संभलता है और उसके बाद प्राइस में आगे की मूवमेंट आती है। जरूरी नहीं है कि ये नीचे ही गिरेगा, हो सकता है इसको सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर ही चला जाए, बट क्योंकि हमारी जो ईएमएज हैं वो हमें शो कर रही थी कि प्राइस में अब नेगेटिविटी आ गई है, तो बोलिंजर बैंड भी आपको ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा। और क्योंकि 20 ईएमए से प्राइस नीचे रहा तो बोलिंजर बैंड का जो लोअर हाफ है प्राइस उसी के अंदर ट्रेड करता रहा पूरे 1 हफ्ते तक। और अभी जो करंट वीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि साइडवेज ही रहा, तो देखिए बोलिंजर बैंड में भी कुछ ज़्यादा स्क्वीज नहीं हुआ है, बोलिंजर बैंड भी एक रेंज में ही ट्रेवल करता रहा। अब मैं इसका टाइम बढ़ा के एक दिन का कर देता हूँ। एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने से ये ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि बोलिंजर बैंड में डाउन साइड की मूवमेंट है, मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए एक ही दिन मार्केट ऊपर गई थी क्योंकि वहां बोलिंजर बैंड की अपर लेवल था, अपर बोलिंजर बैंड का लेवल था, तो वहां से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर दोबारा डाउन ट्रेंड की जर्नी जारी रखी अपनी। बोलिंजर बैंड भी ट्रेंड को शो करने के लिए, ट्रेंड को फाइनल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ट्रेंड कैसा भी हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे अप ट्रेंड हो, बोलिंजर बैंड हमें इजीली शो कर देता है। उसके अलावा अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ट्रेंड को और आसानी से बोलिंजर बैंड पकड़ने में मदद कर सकता है। जैसे कि ये देखिए, ट्रेंड जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। अक्टूबर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई थी और अभी आज 25 जनवरी है, 25 जनवरी तक आप देखिए डाउन ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। मार्केट डाउन हुई, फिर ऊपर हुई और फिर उसके बाद फिर डाउन हुई। तो ये जो एक बाउंस बैक लिया मार्केट ने, इस पे भी एग्जैक्ट जो है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को ही उसने टच किया और उसके बाद मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ गई है। आपने डाउ थ्योरी सुनी होगी। डाउ थ्योरी के बोलते हैं कि कोई भी मार्केट डायरेक्ट नीचे या डायरेक्ट ऊपर नहीं आती है। मार्केट एक जगह बेस बनाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर डाउन आती है, फिर हल्का सा पुशबैक लेती है, फिर डाउन आती है। कोई भी मार्केट इस तरीके से डायरेक्ट वन साइडेड डाउन नहीं आती है। तो ऐसा ही आपने यहाँ देखा है, मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया और उसके बाद फिर डाउन आई, फिर हल्का सा पुल बैक लिया। इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। ये वाला लो जो लास्ट टाइम बनाया था मार्केट ने, ये लो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि मार्केट ने तोड़ दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में पहुंच गई है। उस टाइम पर पहुंच गई है मार्केट, जहां से मार्केट को अब और नीचे जाने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जितना छोटा टाइम फ्रेम हम करते रहेंगे उतना ही हमें जो है बोलिंजर बैंड का असली इस्तेमाल पता लगेगा।
जैसे ये देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये देखिए अगर बोलिंजर बैंड को फॉलो करेगा कोई बंदा और साथ में ईएमएज को फॉलो करेगा कोई भी ट्रेडर, तो वो देख सकता है कि मार्केट कैसे बोलिंजर बैंड को फॉलो करती हुई ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। तो इसके साथ एक जो अगला जो मैं यूज करता हूं इंडिकेटर, वो है आरएसआई। हम आरएसआई को भी लगा लेते हैं। चलिए इसको, इसकी सेटिंग होती है लेंथ 14 ही रखेंगे हम। स्टाइल में जाके हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और जो अपर लिमिट है उसको हम 60 कर देंगे और जो मिडल लिमिट 50 ही रखेंगे और अप लोअर लिमिट को हम 40 कर देंगे। इसके साथ जो वो बैकग्राउंड है उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। इस पोजीशन पे, एग्जैक्ट इस पोजीशन के ऊपर आरएसआई 60 के ऊपर आया और हमारा आरएसआई 60 के ऊपर और साथ साथ बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट हो गया। तो वहां से देखो कितनी मूवमेंट आई है और एक हल्का सा एक वीक के लिए बस 60 से नीचे आया था, वरना प्राइस हमेशा आरएसआई 60 से ऊपर ही रहा, 60 के ऊपर ही रहा और प्राइस में देखो क्या मूवमेंट आई है। और अभी क्या चल रहा है, जब से मार्केट ने गिरना शुरू हुआ है, ये पहली कैंडल ही देखिए, ये पहली कैंडल ही जब बनी थी डाउन साइड में तो मार्केट आरएसआई 60 से नीचे आ गया था। तब से लेके अब तक मार्केट 60 और 40 के बीच में ही आरएसआई को घुमा रही है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो आरएसआई है, जो अभी कितना है, ये आरएसआई अभी 40.71 है। अगर ये आरएसआई 40 के नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट के अंदर और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे मार्केट में और ज़्यादा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे जब भी मार्केट ने 40 के नीचे, ये देखिए ये 40 के नीचे आया, प्राइस डाउन आया। उसके बाद जब ऊपर गया तब भी देखिए 60 के ऊपर नहीं जा पाया प्राइस और फिर उसके बाद प्राइस में आरएसआई में डाउन ट्रेंड मिला हमें। तो अभी भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई जो है वो 40 के नीचे है। ये देखिए 38.44 आरएसआई है। तो आरएसआई भी हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन देती है किसी भी ट्रेंड के बारे में। अब हम आवरली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं जिसमें एक कैंडल 1 घंटे के प्राइस एक्शन को शो करती है। ये देखिए जब से मैंने आपको बोला था कि प्राइस साइडवेज हो गया है, तब से प्राइस ने कभी भी 60 के, आरएसआई ने 60 के लेवल को नहीं ब्रेक किया है। हालांकि 2-3 इंसिडेंट्स में प्राइस जो है 40 के लेवल को तोड़ चुका है। तो प्राइस अगर, आरएसआई अगर इस जोन के अंदर ही रहेगा तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आ सकता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि आरएसआई को या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर कोई आरएसआई इन 60 और 40 के बीच में घूम रही है तो हमारे लिए वो नो ट्रेड जोन होता है। आइए इसको 15 मिनट में और देख लेते हैं। 15 मिनट में, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे लोग 15 मिनट का ही चार्ट लगाते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो प्राइस जब 60 के ऊपर आरएसआई जाता है तो प्राइस में भी
अपसाइड की हल्की फुल्की चांसेस इंट्राडे में मिलते हैं। और जब वो 40 के नीचे आ जाता है, जो कि इस कैंडल में हुआ था, तो हमें प्राइस के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट मिलता है। इंट्राडे बेस पे प्राइस काफी नीचे आता है। इस तरह के चार्ट, इस तरह की कंडीशन में आप इंट्राडे पे एक कोई छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जब हम लाइव ट्रेड करेंगे तब इसके बारे में जब हम लाइव ट्रेड करेंगे तब इसके बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। एक आखिरी जो मैं फॉलो करता हूं वो इंडिकेटर है MACD। MACD क्या करता है वो मैं आपको एक बार MACD लगा के दिखाता हूं। MACD को फॉलो करने का मतलब क्या है कि MACD जो है प्राइस के अंदर की मूवमेंट को बहुत ही सटीक और बहुत ही टाइमली बता देती है कि प्राइस कैसा होने वाला है। ये देखिए, प्राइस ने गिरना तो यहां शुरू किया था, RSI 60 के नीचे यहां आया था, लेकिन MACD का क्रॉसओवर यहां पहले ही हो गया था। इस कैंडल के पास ही MACD का क्रॉसओवर हो गया था। तो अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना था तो MACD में भी एक क्रॉसओवर होना था। MACD में क्रॉसओवर हुआ नहीं, इसी वजह से प्राइस MACD के साथ ही नीचे आया। ये आखिरी शुक्रवार का प्राइस एक्शन है। ये देखिए यहाँ जब MACD में क्रॉसओवर, अपसाइड क्रॉसओवर होता है तो प्राइस में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती है। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ जब MACD हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दे देती है कि अब प्राइस के अंदर, अब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है या अब प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है। अगर हम टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मार्केट के द्वारा आ जाती है। देखिए यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ था और मार्केट का प्राइस देखिए, प्राइस कैसे नीचे आया। उसके बाद एक क्रॉसओवर ये हुआ था तो प्राइस में देखो कैसी एक डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद एक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था। तो ये क्रॉसओवर होने का मतलब है कि प्राइस जब तक इस रेंज में रहा कोई बड़ी गिरावट प्राइस के अंदर नहीं आई। फिर एक ये छोटा सा क्रॉसओवर यहाँ हुआ, इस क्रॉसओवर के बाद प्राइस नीचे आया और उसके बाद प्राइस ने एक और क्रॉसओवर दे दिया। देखो जब साइडवेज जोन होता है तब RSI भी और MACD के अंदर भी कुछ खास सिग्नल नहीं आते हैं, मिक्स सिग्नल आते हैं। तो इस तरीके से हम साइडवेज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद क्या हम गिरावट को प्रिडिक्ट कर सकते थे? ये देखिए, ये अक्टूबर की फर्स्ट कैंडल में ही एक जो है वो RSI का नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, साथ में ये 60 के नीचे आया। और ये तीनों चीज़ें आप देखने के बाद यहाँ से मार्केट में बाइंग तो नहीं करोगे। अगर इसके बाद भी आप मार्केट में बाइंग करोगे तो वो जुआ ही होगा, वो एक तरीके की गैम्बलिंग ही होगी। लेकिन चार्ट्स जो है वो आपको इजीली बता सकता है कि आपको मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए कि सेलिंग करनी चाहिए। ये टाइम था सेलिंग करने का। अब देखो उसके बाद अगली एक क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर। तो ये क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस जो ऊपर गया है तो साथ की साथ जो है मार्केट भी ऊपर गई है। हालांकि ऐसे टाइम पे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप उसके अंदर बाइंग करें, लेकिन फिर भी जिसने छोटी मोटी बाइंग करी भी होगी उसको फ़ायदा मिला होगा। उसके बाद तीसरा क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे और ये देखिए प्राइस ने इस जोन के पास आके कैसा बिहेव किया। जब ये क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद अगला क्रॉसओवर नहीं हुआ है, हालांकि एक क्रॉसओवर यहाँ बनता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये क्रॉसओवर
मार्केट के लिए फायदेमंद हो सकता है या मार्केट को और गिरावट दिखाएगा। ये एक और बड़ा वीकली टाइम फ्रेम, एक वीक की एक कैंडल, क्या वो बता रहा था कि मार्केट में गिरावट आने वाली है? तो देखिए ये क्रॉसओवर हो गया है ठीक उसी कैंडल में जिस कैंडल में मार्केट ने टॉप बनाया है। तो इस क्रॉसओवर होने के बाद ये देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट नेगेटिव है। अभी मार्केट के अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर होने की कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। इस क्रॉसओवर पे पहले ही बता दिया था मार्केट ने कि मैं गिरने वाली हूँ। देखिए टेक्निकल, देखिए दोस्तों टेक्निकल जो भी है ना, टेक्निकल में आप लोग ये पहले ही बता देती है, बस हमें अपने चार्ट के ऊपर फेथ रखना पड़ता है। टेक्निकल अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको ना कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत है, ना किसी का टेलीग्राम को फॉलो करने की ज़रूरत है, ना यूट्यूब को फॉलो करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ अपना चार्ट देखे और चार्ट के ऊपर ही अपना काम करे। ये तो था निफ्टी का। अब कोई बंदा स्टॉक्स में करता है, मान लिया अब सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो रिलायंस है। हम में से बहुत सारे बंदे रिलायंस को फॉलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों रिलायंस में भी ये देखिए ये हो गया क्रॉसओवर वीकली के ऊपर। कहाँ हुआ? बिल्कुल टॉप के ऊपर क्रॉसओवर हुआ। उसके बाद मार्केट चाहे कुछ भी करे लेकिन रिलायंस के अंदर गिरावट ही गिरावट आती रही। तो क्या लगता है आपको, क्या एमएससीडी टाइम पे नहीं बताता क्या? ये देखिए ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ पिछले पिछले दिसंबर में, और इस क्रॉसओवर ने देखो प्राइस को कहाँ लेके गया है। ये देखो ये लेवल है 1246 का और ये लेवल है 1560 का। तो ये देखो 1200 से प्राइस 1500 अगर जा रही है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट प्राइस के अंदर आ रही है। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं हम। एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ये देखिए सिंपल, जहां पर भी क्रॉसओवर हो गया है उसके बाद प्राइस में डाउन ट्रेंड होगा ही होगा। जहां पे क्रॉसओवर हो गया है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है, तो प्राइस में अप ट्रेंड आएगा ही आएगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, फिर डेली टाइम फ्रेम है, फिर आवरली टाइम फ्रेम है और फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए सबसे बेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें वीकली पे देना चाहिए। जो वीकली का ट्रेंड होगा वो ही डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो किया जाएगा, और जो डेली का ट्रेंड होगा वो ही आवरली टाइम फ्रेम पे फॉलो किया जाएगा। आवरली का जो ट्रेंड है वो 15 मिनट के अंदर फॉलो होगा, 15 मिनट का चार्ट भी वैसा ही करेगा। लेकिन अगर कहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा तो पहले इंट्राडे में होगा, फिर वो आवरली में शो करेगा, फिर वो डेली पे शो करेगा और सबसे लास्ट में जाके वो वीकली टाइम फ्रेम पे शो करेगा। क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रेंड रिवर्सल होता है वो इंट्राडे टाइम के टाइम फ्रेम पे ही होता है। चलिए अब एक स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स है, ये देखिए प्राइस में कब एक मूवमेंट आया था और यहाँ पे एक मूवमेंट आया था, उसके बाद क्रॉसओवर नहीं हुआ और देखो प्राइस हालांकि ऊपर गया था, ये ट्रैप करने के लिए था। देखिए सिंपल सी एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं इस जगह पे, तो क्या वो प्राइस को दोबारा ऊपर जाने देंगे क्या? हम यहीं पे फंस जाते हैं, हमें यहीं पे नजर नहीं आता कि प्राइस जो है वो एक बार जिस जोन से गिर चुका है, मतलब ये जोन जो है सप्लाई जोन है, प्राइस ऊपर गया और इसी जोन से प्राइस में बहुत जोरदार गिरावट हुई है। 500 ओ सॉरी 800 रुपये का स्टॉक जो है वो 458 रुपये पे आ गया है। अभी भी कोई इसको बाय करेगा तो कोई क्या कर सकता है? अब
क्योंकि चार्ट तो हमारा पहले ही बता रहा है कि ये स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि कम से कम इस जोन तक तो प्राइस आएगा, 400 रुपये तक तो प्राइस आएगा। और जहां अब इसमें बायर बैठा है वो 400 से 350 का लेवल है। इस जोन में ही प्राइस ऊपर जा सकता है। ये यहाँ जाके उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरती से बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है। अभी तो प्राइस बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है, प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर है, फिर कहीं जाके प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर आएगा, फिर कभी जो है जो प्राइस है वो एक पॉजिटिव उसमें आएगा। तो मैं स्पेशली कल्याण ज्वेलर के अंदर मैं बुलिश नहीं हूं, मैं बियरिश हूं। अगला एक स्टॉक है एसआरएफ। दोस्तों ये सब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर रहे हैं। ये देखिए एसआरएफ में क्या हो रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एसआरएफ में 2 साल से एसआरएफ एक रेंज में चल रहा है। एसआरएफ रेंज में चल रहा है, ऊपर से 2800, सॉरी ऊपर से 2700 और नीचे से 2100, ऑलमोस्ट इसी रेंज में प्राइस चल रहा है। अगर इस प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, अगर इस जोन में ब्रेकआउट दे दिया तो जितना ये गैप है उसका डबल प्राइस ऊपर जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह के स्टॉक में जो बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर जोन में चल रहे हैं, वो देखिए कितना खूबसूरती से ऊपर आया था। हम कहाँ ट्रैप होते हैं, रिटेलर कहाँ ट्रैप होता है। ये देखिए कितना खूबसूरती से प्राइस ऊपर आया था, एक हाई बनाया हुआ था, वो हाई प्राइस ने तोड़ा, प्राइस ऊपर आया। हम जिसने यहाँ एंट्री ली टॉप के ऊपर, उसको क्या मिला प्राइस में? कुछ नहीं मिला। 2 साल, देखिए बहुत बड़ा टाइम होता है ये। अगर ये टाइम देखें जब उसने हाई बनाया था वो जून 2021 था, तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से स्टॉक एक ही जोन के अंदर बना हुआ है। तो अब अगर प्राइस में ब्रेकडाउन आया या ब्रेकआउट आया तो देखिए एकुमुलेशन हो रही है, ये सारी ये प्राइस के अंदर एकुमुलेशन हो रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होता तो प्राइस यहाँ से झरझरा कर नीचे गिर जाता। यहाँ प्राइस में अकुमुलेशन है, तो मैं अब खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी मुझे लगता है कि एसआरएफ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की पेशकश, जिसमें कि मैं अपने चार्ट को मैं कैसे सेटअप रखता हूँ, कौन कौन से इंडिकेटर देखता हूँ, कौन कौन सा जो है इंडिकेटर मेरे को ट्रेंड बताता है, इन सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस अपने सवालों को कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।